हाय बच्चों लोग, आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ सीयूटी के अंदर। और ये हमारी सीरीज चल रही है शुरुआत 1.2, जिसमें हम चैप्टर वाइज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबके टॉप 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो कि 1.5 महीने बाद मतलब 1 महीने बाद आपके एग्जाम्स में 100% आएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है क्योंकि दोबारा रीटेक करना पड़ रहा है, कोई ना कोई ग्लिच प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, इसलिए चलो यहीं से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो बेसिकली PCMB की हमारी क्या कर रही है, क्लासेस चल रही है स्पेशली फॉर साइंस डोमेन। उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना इंग्लिश ना गैट। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स लाने की कोशिश करी है मैंने आपके लिए। सो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल कराया था। ठीक है, नीट जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई है बहुत अच्छे मार्क्स से। उसके अलावा अभी फिलहाल आइजर तिरुवनंतपुरम से BS MS रिसर्च जो डिग्री होती है वो कर रहे हैं। तो वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, जाके देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन है, किस तरीके के टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं। केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिकली अभी फ़िलहाल किरोड़मल कॉलेज से BSc कर रहे हैं, 3rd ईयर में है, 2 महीना बचा है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में। IIT जैम जैसा एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड है विथ ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 1000 समथिंग के करीब है। ठीक है, 1012 और 13 है। सो बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर है। बाकी मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने भी अपनी पढ़ाई किरोड़मल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम ऑफलाइन बेसिस पर बहुत लंबे टाइम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे हम बात करें क्लास 9 to 12 स्कूल लेवल की हो, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक CUT UG हो, JEE हो, IP MET हो, सो ऑन एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो जो मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप ये मान के चलो कि उन्हीं 50 क्वेश्चंस में से उस चैप्टर से जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पिक करेगा, उन्हीं 50 में से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। इससे 2 चीज़ होगा, खासकर मैथमेटिक्स में। पहला, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम क्यों बचेगा कि अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऑप्शन है, तो आपको उस क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ के दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचना है कि चलो थोड़ा बहुत पेन चला रहे, ये रहा टिक, अश्योरिटी मिल जाएगी। और क्योंकि एग्जाम मैथमेटिक्स का पेपर लेंदी है। अगर आपने मैथमेटिक्स में ही एज कर लिया, क्योंकि बाकी बच्चे मैथमेटिक्स में एज नहीं कर पाएंगे, अगर आपने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एज कर लिया तो ऑब्वियसली माने कि आप उन 99% बच्चों से अलग होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स का पेपर ऑन एन एवरेज सॉल्व करके दिया है। सॉल्व करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जामिनेशन जिसमें 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने हैं, खासकर मैथमेटिक्स जैसे, और जिसमें क्लास 12 का सिलेबस आ रहा है, नॉट कॉम्पिटिटिव टाइप। ठीक है, और वो सिलेबस आ रहे हैं जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वेक्टर है, 3D है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ रहा है। तो अब मान के चलिए कि बहुत मुश्किल होता है स्कोर करना, और इसके लिए बेटर यही तरीका है, आप वो क्वेश्चन करें जो एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ताकि आप डायरेक्ट वो कर पाए। मैं आपसे कहूँगा 50 क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिएगा। मैंने कराया, लेकिन इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ढूंढ ढांड के आप सब लिए निकाले हैं। ठीक है, अब चैप्टर 1 का ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर रखा है, बेसिक है, जाके नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, बेसिक के लिए फॉर। ठीक है, और 2 पार्ट और आएंगे। आज लोकेशन चेंज है, ऐसे तो हम आपको लैपटॉप और पेन टैब पे पढ़ाते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आज हम यहाँ बोर्ड पे रिकॉर्ड करें। कैसा लग रहा है आपको, बोर्ड पे ही पढ़ना है तो बता दीजिएगा, बोर्ड पे ही कंटिन्यू करके देखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि हर बार रिकॉर्ड करना और मतलब इसको स्टॉप करना, फिर क्वेश्चन नोट करना, फिर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, बताइएगा कैसा लगता है, अगर ठीक लगता है तो इसी से पढ़ाएंगे। सिलेबस देख लो, जो पढ़ा रहा हूँ मैं, वो क्या क्या आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपको साफ मेंशन करेगा टाइप ऑफ फंक्शंस आएंगे, किस किस तरीके के रिफ्लेक्सिव टाइप ऑफ रिलेशन आएंगे, किस किस तरीके के रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये 4 तरीके के रिलेशन है। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन लिखा है सिलेबस में, तो 1 फंक्शन आएगा और ऑन टू फंक्शन आएगा। जो 1 नहीं है वो मैनी 1 है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू फंक्शन है। ठीक है, अब यही मेंशन है, लेकिन एग्जामिनर ने पिछले कई सालों में सिर्फ इस सिलेबस तक नहीं अटका है, वो थोड़ा आगे गया। कहाँ तक गया? वो चाहता है कि आपको क्लास 11 का डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत घुमाने लायक होता है, खासकर रेंज का। खासकर ये पता करना कि डोमेन डिफाइंड है कि नहीं है, खासकर ये पता करना कि इस जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए रेंज कैसी होनी चाहिए। sin x की रेंज मेरे को पता है, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ sin x 3x की अगर मेरे को पता है, sin 3x की बतानी पड़े तो क्या होगा, या 2 टाइम्स ऑफ sin x माइनस 1 की बतानी पड़े तो क्या होगा। इस तरीके के डोमेन रेंज का क्वेश्चन बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। पकड़ नहीं होगी तो आप कितना ही पेन चला लो, नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है, जैसे नंबर ऑफ रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशन नहीं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इस तरीके के रिलेशंस, इन सब का निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ फंक्शंस में नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, खासकर बाइजेक्टिव और ऑन टू पे ज़्यादा क्वेश्चन है।
ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आई होप आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, डेली 7 बजे अपलोड होता है जो पहली बार आया। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डेड है लेकिन प्लीज़ लेक्चर को 2x की स्पीड में देखिए। ठीक है, लेकिन रोक रोक के देखिएगा। हर क्वेश्चंस को जैसे आपके सामने आए रोकिए, टाइमर लगाइए 30 सेकंड 40 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आता हो चाहे ना आता हो सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन देखने के बाद क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि यार कुछ नया सीखने को मिला तो इसको अलग से कॉपी में लिख लो। नहीं लिखने को मतलब नहीं सीखने को मिला, आपने दिमाग में स्टोर कर लिया, हाँ फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सारे क्वेश्चन अपने मत लिखो। ऐसे मैं क्वेश्चंस का डीपीपीस के फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, पीपीटी के फॉर्मेट में जो मैंने बनाई है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ ये 50 क्वेश्चन्स कर लो। आपको कोई टेस्ट सीरीज, कोई क्वेश्चन पेपर, कोई कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, कोई बुक हो, बस इतना लगा लो काफ़ी है। ठीक है, 1 महीने में अच्छे से स्टडी पढ़ाई करो। और प्लीज़ अगर थ्योरी बिल्कुल कवर नहीं है तो एंड टाइम पे थ्योरी भी नहीं कर पाओगे, तो बीच बीच में एक्सप्लेन करते चलूँगा। इससे ज़्यादा अगर आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगा, किसी का भी वन शॉट देखो, हमने क्रिएट नहीं करा है, वरना ज़रूर बताते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सामने लिखा है। मैं कहूँगा सबसे पहले वीडियो को रोको और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करता हूँ। आई होप आपने ये सॉल्व करा होगा। चलो इसका सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, जिसको नहीं आया कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली पहला क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आपके पास एक सेट ए है और सेट बी है, 2 सेट हैं। ठीक है, देन फंक्शन बन रहा है a क्रॉस बी, b क्रॉस ए। कंफ्यूज हो रहा है कि भैया फंक्शन एक्चुअल में a टू b बन रहा है या a क्रॉस b। ध्यान से देखो, एक सेट a था मेरे पास, एक सेट a था मेरे पास। ठीक है, दिस इज सेट a, और यहीं पे मेरे पास एक सेट b था। ठीक है, 2 सेट थे मेरे पास, सेट a और सेट b। इन सेट की मदद से मैंने एक बार a क्रॉस b निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है ना आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस, मैक्सिमम नंबर जितनी बन सकती है, जितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, एंड देन b क्रॉस a। ठीक है, b क्रॉस a निकाला। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे चलकर 2,3, 2,1, सो ना एंड नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। सो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर क्या नाम है, अब मेरे को 2 सेट मिल गए। सेट एक ये रहा नया सेट, और एक ये सेट ये रहा, a क्रॉस b का और b क्रॉस a का। फंक्शन एक्चुअली एक इससे ये डिफाइंड है, फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। तो फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ तक है, a क्रॉस b से डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर डिफाइंड है तो इसको देखते ही आपको 2 चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए कि अगर ये फंक्शन है, क्योंकि पहले से ही फंक्शन लिखा है, ये नहीं बोला कि चेक द फंक्शन, पहले से बोला है कि ये फंक्शन है। तो फंक्शन है तो इसका मतलब भैया सेट ए के हर एक एलिमेंट इमेज बना रहे होंगे, सेट ए के हर एक एलिमेंट इमेज बना रहे होंगे। क्लियर है? इससे एक और चीज़ क्लियरिटी आपको मिल सकती है, ध्यान से देखो, सेट ए के हर एक एलिमेंट इमेज बना रहे होंगे। और ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट बी क्रॉस ए के बराबर होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। अगर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी इसमें भी 9 होगा, और बी क्रॉस है इसमें भी 9 एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों बराबर हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ध्यान से देखो, फंक्शन है तो इसके सारे के सारे 9 एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी केस ये है कि अगर ये फंक्शन है तो इसके जितने भी 9 एलिमेंट है, मैं 9 का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे तो n नंबर ऑफ टर्म्स ऑर्डर पेयर है, जितने भी 9 ऑर्डर पेयर है उनमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो एक से ज़्यादा इमेज बना रहा है। ठीक है, एक से ज़्यादा इमेज बना रहा है। तो अब वो इमेज किसके साथ बना रहा है, दिस बी क्रॉस ए के साथ बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर, सोच के देखो, ए क्रॉस बी के अंदर 9 एलिमेंट, 9 ऑर्डर पेयर है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ए क्रॉस बी के अंदर 9 ऑर्डर पेयर है, और बी क्रॉस ए के अंदर भी 9 ऑर्डर पेयर है। यहाँ से 9 लोग तीर चला रहे हैं, 9 के 9 तीर चला रहे हैं। ठीक है, और इधर जाके लग रहा है। अब पॉसिबिलिटी ऐसी है कि 9 तीर 9 हर एक पर्सन को अलग अलग लगे, तो 9 के 9 को पूरा लग जाएगा, यानी सेट भी पूरा कंज्यूम हो गया। ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 9 लोग तीर मिलके किसी एक को ही मार रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक आदमी 2 लोगों को तीर मारा है, मैं ये कह रहा हूँ 9 लोग मिलकर किसी एक को तीर मारा है, तो भी फंक्शन है। तो क्लियरिटी ये रही, यानी रेंज की अगर मैं बात करूँगा तो वो रेंज मैक्स टू मैक्स 9 के बराबर होगी, पूरे के पूरे कोडोमेन के बराबर, या फिर क्या होगी, बेसिकली छोटी होगी। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा और केसेस पे चलते हैं। आगे केस ये बोलता है कि
एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ बी ए के बराबर है। यानी एक्चुअल में भैया इसने एक और चीज़ क्लियरिटी कर दी कि जो 1,2 वाला, मान के चलते हैं 1,2 वाला पर्सन तीर चलाने वाला था, वो सिर्फ 2,1 को ही मार सकता और किसी को नहीं मार सकता। तो भैया जो 1,3 को चलाने वाला था वो सिर्फ 3,1 को ही तीर मार सकता है। तो एक और क्लियरिटी मिल गई कि भैया जो 9 लोग थे, ये किसी एक को नहीं मारे, सब लोग अलग अलग मार रहे हैं। क्लियर हो गया। तो अगर 9 लोग अलग अलग लोगों को तीर मारेंगे तो कितनों को जाके तीर लगेगा? 9 को ही तीर लगेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि किसी ने भी एक पर्सन को तीर नहीं मारा है। क्लियरिटी हो रही है? बेसिक समझो। 9 इधर है, 9 इधर है, 9 के 9 तीर चला रहे हैं। मैं 9 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 9 के 9 तीर चला रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि सारे के सारे 9 को लग जाए, ठीक है, सबको एक एक तीर लगे। पॉसिबिलिटी ये है कि किसी 2 लोगों ने मिलकर एक को तीर चलाया, या किसी 9 के मिलकर किसी एक ने तीर चलाया, एक को लगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि 9 के 9 पूरे को तीर लगा है सेट बी में, ये मतलब बी क्रॉस ए में पूरे के तीर लगा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उससे कम लोगों को तीर लगा, ठीक है। इस वाली कंडीशन से ये ट्रू हो गया कि कोई भी एक ऑर्डर पेयर, मतलब कोई भी 2 अलग अलग ऑर्डर पेयर किसी एक आदमी को नहीं मार सकते, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू करानी है। a, b सिर्फ b, a के बराबर होगा, इसका मतलब a, b सिर्फ b, a को ही मारेगा। फॉर एग्जाम्पल 6 फुट वाला तीर चलाने वाला आदमी सिर्फ 6 फुट वाले तीर चलाने वाले एनिमी को ही मारेगा और किसी को मार नहीं सकता। क्लियरिटी हो गई, ठीक है। सो मैक्स टू मैक्स कितने को मारेंगे? 9 को ही मारेंगे, 9 से ज़्यादा तो नहीं मार सकते, क्योंकि 9 तीर चली है तो 9 को जाके लगेगी, ठीक है। अब यहीं से आपको एक क्लियरिटी मिल जाती है कि भैया दिस फंक्शन इज द ऑन टू, ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 लोगों ने तीर चलाई, उधर 9 को जाके लगी, 9 लोगों ने तीर चलाई, उधर 9 को लगे, यानी सबको तीर लगी। तो यानी भैया जो मेरा रेंज है वो किसके बराबर हो गया? कोडोमेन के बराबर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने की देर है। रेंज मेरा कोडोमेन को लगा, क्योंकि भैया सबको तीर लग रही है, कोई ऐसा खाली नहीं बैठा जिसको तीर नहीं लगी है। तो रेंज बराबर कोडोमेन, तो गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शंस। तो ऑन टू हमने प्रूफ कर लिया, मेरे को ये बार बार चेक करने की जरूरत नहीं कि y बराबर समथिंग एंड समथिंग बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रू कर लेते हो। ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करा सकते हो तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। दूसरा, अब बचा क्या? 1 1 चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऑन टू होगा तो इनटू नहीं हो सकता है, 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 की कंडीशंस क्या कहती है? कोई भी एक आदमी सिर्फ एक ही तीर चला सकता है, मतलब कोई भी एक आदमी एक ही को मारेगा। फॉर एग्जाम्पल और अच्छे से समझाता हूँ, जैसे कि इधर 9 लोग हैं, ठीक है, ये तीर चला रहे हैं, इधर 9 लोग हैं, ये तीर खा रहे हैं, ठीक है। ऑन 1 1 की कंडीशन ये होती है कि इधर जो लोग तीर खा रहे हैं उनमें से कोई ऐसा एक एनिमी ना हो, एक पर्सन ऐसा ना हो जिसको 2 तीर लग रही है। अगर 2 तीर लग रही है, इसका मतलब दो अलग अलग ऑर्डर पेयर ने मिलके एक तीर मारा, इसी को कहते हैं मैनी वन। मैनी ने मिलके एक को मारा, दिस इज कॉल्ड मैनी वन। 1 1 के लिए 1 1 को मारेगा, 1 1 को मारेगा। आ रहा है बस समझे? बहुत आसान है। सो इसी तरीके से हमारा क्या होगा कि भैया अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि a, b, b, a के बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है 1 1 की भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये आपका 1 1 भी हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, इसको मैथमेटिकली अगर करना चाहोगे, जो लोग बहुत लोग ट्राई करते हैं, जो कि एग्जाम में मैं मना करता हूँ कि f ऑफ a1, f ऑफ b1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस b1, a1 के बराबर है, दिस इज कॉल्ड f ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ये इसके बराबर है। अगर ये हमने 2 ऑर्डर पेयर पिक करे और बोला दोनों को बराबर रखते हैं, दोनों को बराबर रखा, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने, तो चेक करके देख लेते हैं। एफ ऑफ a1, b1 को मैं लिख सकता हूँ b1, a1, b1, a1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ऑब्वियसली बात है, लिख सकते हो, क्योंकि भैया एफ ऑफ ab को आप ba लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिखते समय क्या लिख सकता हूँ? a1, b1। तो देखिए ये आपस में बराबर हो गए, 2 ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत आसान तरीका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स? इनमें से कौन सा फंक्शन इनवर्स होगा? तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ।
अब आते हैं भैया इस वाले कॉन्सेप्ट। अब देखो आपको जो चैप्टर नंबर 1 है ना, अगर इसकी पुरानी एनसीईआरटी लोगे तो वहाँ पे कुछ 2 टॉपिक और हैं, फंक्शंस और रिलेशन, और फंक्शन के बाद और भी आते हैं। सबसे पहला आता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस आता है पुरानी वाली एनसीईआरटी में होगा, और उसी में इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन ये दोनों टॉपिक सीयूटी के सिलेबस में नहीं आते हैं, फिर भी बाइनरी ऑपरेशन तो ना के बराबर है कि इन्वर्स फंक्शन में आपको थोड़ा सा समझाते हैं उस क्वेश्चंस के माध्यम से कि अगर आया तो एग्जामिनर ने मान लो गलती से भी डाल दिया तो बाकी बच्चे छोड़ के आएंगे, एटलीस्ट मैं अटेम्प्ट तो मार के आऊँगा, ठीक है। और मेरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि कम से कम सही अटेम्प्ट मार के आऊँ, सही आ गया तो मेरे को नंबर मिलेंगे। सब बच्चे छोड़ के आए, सबको रेज मार्क्स मिल रहा है, तो जिसने अटेम्प्ट करा होगा सबको मार्क्स दिया जाएगा, जिसने छोड़ ही दिया उसको दिक्कत देगा। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। एक दो क्वेश्चन है इस पूरी 50 क्वेश्चन में से जो आपको इन्वर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो कमिंग टू द इन्वर्स फंक्शंस, इन्वर्स फंक्शंस क्या होता है? तो बेसिक्स एग्जांपल है, सेट ए है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड सेट ए, दिस इज कॉल्ड सेट बी, ए और बी, ठीक है। ए और बी आपके सामने सेट ए से लेके बी का ऑर्डर पेयर, ए से लेके बी का ऑर्डर पेयर, A1 B1 A2 B2 एंड सो ऑन। ए से लेके बी का ऑर्डर पेयर आपके सामने क्या है? इन्वर्स फंक्शन, मतलब नॉर्मल फंक्शन है। इसी चीज़ को उल्टा कर दो तो भैया यहाँ से आ जाओ भैया, वापस आ जाओ भैया, यानी एक्चुअल में बी क्रॉस ए की बात हो रही है जो अभी सिखाया। तो B1, A1 एंड B2, A2, दिस इज नोन एज द इन्वर्स फंक्शन। बहुत आसान है, ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दो इन्वर्स फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इन्वर्स फंक्शन। चलो अब इधर आ जाते हैं। आपके सामने कुछ फंक्शन है, f बराबर में सेट है आपके सामने, ठीक है। f बराबर में आपके सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। ये सेट A है, ये सेट B है, A ने B के साथ इमेज बनाया और ये फंक्शन बना। और ध्यान से देखो हर एक एलिमेंट ने कोई 2 इमेज बनाई ही नहीं है। तो 1 कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं। तो 1 2 3 4 सब ने इमेज बनाई है। पहली कंडीशन सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए। दूसरी कंडीशन कोई भी एलिमेंट 2 इमेज नहीं बना सकता, ठीक है। दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई, इसलिए ये फंक्शन है। ये सारे ही फंक्शन है तो ये 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई करके चल लें, आगे चलते। इन्होंने इसके साथ इमेज बनाया। हाँ ये जरूर चल सकता है कि 2 3 4 एलिमेंट्स मिलके एक के साथ इमेज बनाए, वो चलेगा। लेकिन ये नहीं चल सकता कि कोई 2 मिलके, मतलब कोई 1 2 के साथ इमेज बनाए। चलो यहाँ पे आते हैं। फंक्शंस में ये है, इसने पूछा है किसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, किसका नहीं। इसका इन्वर्स देखते हैं। इसका इन्वर्स क्या होगा? एफ इन्वर्स क्या होगा भैया? आप ऑर्डर पे उल्टा कर दो भैया। 10, 1 10, 2 10, 3 एंड 10, 4 ऑर्डर पर उल्टा करके ज़रा मेरे को बताओ ये कहीं से भी फंक्शन लग रहा है? फंक्शन की पहली कंडीशन क्या है? सेट ए का जो पहला सेट है उसकी सारे एलिमेंट इस्तेमाल होने चाहिए। दूसरा, ठीक है, सेट ए के जो एलिमेंट्स है उसमें से कोई भी एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनाएगा। अब मेरे लिए जो सेट ए का काम कर रहा है, जब मैंने फंक्शन पलट दिया, जब बी क्रॉस ए ले लिया तो बी मेरे लिए सेट ए का काम कर रहा है। ध्यान से देखो 10 की इसके साथ भी इमेज है, 10 की इसके साथ, 10 की इसके साथ, 10 की इसके साथ। अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूँ, 1 2 3 4 लिखता हूँ तो देखो ये फंक्शन किधर है? फंक्शन ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो गलत होगी कि भैया एफ फंक्शन नहीं है। अगर एफ फंक्शन नहीं है तो एफ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? एफ और जी है लेकिन एच नहीं है, एफ है लेकिन जी एच नहीं है, जी है लेकिन एच और एफ नहीं है, तो एफ है ही नहीं। बढ़िया, ठीक है। तो एफ फंक्शन नहीं है तो ये हटा दो, एफ फंक्शन नहीं है तो ये हटा दो। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि जी है कि नहीं है और एच है कि नहीं है। चलो जी को चेक करते हैं। दिस इज को, ये आपके सामने जी है, एलिमेंट देख लो 5 6 7 8 इमेज बना रहे हैं 1 2 3 4 के साथ। फंक्शन कुछ इस तरीके है कि 5 ने 4 के साथ बनाई, 5 ने 4 के साथ बनाई है, 6 ने 3 के साथ बनाई है, 6 ने 3 के साथ बनाई, 7 ने 4 के साथ बनाई है, ठीक है, और 8 ने किसके साथ बनाई है? 2 के साथ बनाई। क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। वह सारे एलिमेंट सेट ए के इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। सेट जी के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं फर्स्ट सेट के। भैया सेट फर्स्ट का कोई भी एलिमेंट 2 इमेज नहीं बना रहा क्योंकि सबने अलग अलग इमेज बनाई है, सबने एक ही तीर चलाया है, कोई आदमी ऐसा नहीं कि जो दूर तीर चला रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन मेरे सामने है। जी इनवर्स क्या होगा चेक करो। जी इनवर्स कुछ नहीं भैया, ऑर्डर पे उल्टा कर दो। 4, 5 3, 6 4, 7 एंड 2, 8, ठीक है।
भाई ऑर्डर पेयर उल्टा हो गया। साफ पता चल रहा है कि भैया 4 इकलौता 4 ऐसा एलिमेंट है जो 2 इमेज बना रहा है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन। तो जी इनवर्स मेरे लिए क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो जी इनवर्स मेरे लिए फंक्शन नहीं होगा, तो ये कंडीशन गलत होगी कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो बोला गया है कि जी फंक्शन है लेकिन एच और एफ नहीं है, तो जी भी फंक्शन नहीं है। इसका मतलब एच होगा, मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टिक मारता हूँ। मैं क्यों इसको निकालूँ, इसको निकालने का देखो सारे ऑप्शन जब भी चेक करने पड़ते हैं। जैसे मैंने कट करा फाइनल को, मैंने मान लिया बिना सॉल्व करे। अगर आपको फाइनल भी चेक करना पड़े तो वो जब भी करना जब आपके सामने ऑप्शन हो नन ऑफ दिस। कौन सा, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस में ऐसा हो सकता है कि आपने 2 ऑप्शंस निकाले, ठीक है, और तीसरे चौथे में कन्फ्यूज़न हो कि ये होगा इस तरीके से। तो नन ऑफ दिस के लिए आपको सब कुछ चेक करना पड़ता है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव के लिए भी आपको सब कुछ चेक करना पड़ता है। ऐसे ऑप्शंस के लिए जो डायरेक्ट दिख रहे हैं, जिसमें से अगर 3 कट गए तो चौथा आंसर होगा। अगर वो एंटी की तरफ से गलत हो तो सबके लिए गलत होगा, ठीक है। सबको उसके ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे अगर आपने सिर्फ अटेम्प्ट भी करा है तो। चलिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपके सामने ये है। मैं कहूँगा इस वीडियो को रोको और सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। आई होप आप सबने सारे के सारे आंसर्स ट्राई करे होंगे, आपने आंसर्स मैच करिए और जो कॉन्सेप्ट नहीं आया उस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट में यहाँ पे नया एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक फंक्शन है, इंटीजर टू इंटीजर है, z टू z मतलब इंटीजर टू इंटीजर, सच दैट f of x इज इक्वल टू द x स्क्वायर प्लस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, देन फंक्शन मैनी वन है, वन वन है, ऑन टू है या नन ऑफ दीज है। सबसे पहली बात, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होता है तो हम मान के चलते हैं कि वो मैनी वन होगा, और कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो इन टू होगा। तो मैनी वन निकालने की चीज़ ज़रूरत नहीं है, मैनी वन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम बेसिकली ये देखेंगे कि वन वन है कि नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे नन ऑफ दिस आ गया है, तो उस केस में हमको एक बार मैनी वन भी देखना पड़ेगा कि मैनी वन है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी मैनी वन की तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इन तीनों की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। वन वन क्या होता है, देखो भैया सिंपल सी बात है। वन वन का मतलब है एक ने एक के साथ इमेज बनाई, एक सेट ए के एलिमेंट ने सेट बी के एक ही आदमी को तीर मारा है। ऐसा नहीं है कि सेट ए के 2 3 4 एलिमेंट ऐसे हैं, 4 सिपाही ऐसे हैं जो किसी सेट बी में किसी एक आदमी को तीर मार रहे हैं, ठीक है। फिर लड़ाई चल रही है दोनों बीच में, दोनों जंग के बीच में फिर लड़ाई चल रही है। तो वन वन का मतलब यही कि एक के साथ एक आदमी एक को ही तीर मार सकता है। ऐसा नहीं है कि 10-12 आदमी मिलकर एक को तीर मारा, तो वन वन हो गया। चेक करने का तरीका भैया मैथमेटिकली, f of x1 बराबर में अगर f of x2 हम मानते हैं तो उस केस में हम ये कह रहे हैं कि अगर वन वन है तो ये x1 और x2 अलग नहीं है, ये x1 x2 अलग नहीं है, ये एक्चुअल में एक ही है। हमने ये कहा, ठीक है, हमने ये कहा कि अगर f of x1 और f of x2 मतलब f of x1 मतलब सेट b में जिसको तीर लगा वो, और f of x2 जिसको तीर लगा x2 वो। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर सेट b में f of x1 जिसको मतलब x1 ने जिसको तीर मारा तो वो f of x1 हो गया, x2 ने जिसको तीर मारा तो f of x2 हो गया। अगर हम ये कह के चल रहे कि वो दोनों एक ही आदमी था जिसको तीर लगा है, तो एक्चुअल में वन वन के लिए फिर इधर से भी x1 और x2 एक ही आदमी था जिसने तीर मारा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वन वन हो गया। ऑन टू के लिए आपको पता है, ऑन टू के लिए बेसिकली हम ये कहते हैं कि y बराबर मान लीजिए मेरे पास ये x स्क्वायर प्लस x है, तो यहाँ से मैं बेसिकली x निकालने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही x निकल जाएगा फिर मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, और पुट करने के बाद देखता हूँ कि y बराबर आंसर आता है कि नहीं आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से x निकालूँ तो इसको ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, तो इसको मैं ब्रेक करते समय सीधा ये बोल सकता हूँ कि दिस इज रिटन एज लाइक दिस, x कॉमन निकाला तो x प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो एक बराबर मेरे पास x बराबर y आ गया, और एक टाइम पे मेरे पास x बराबर में y माइनस 1 आ गया, और इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, और दोनों पे रखने पे मेरे को अगर y एक्चुअल में मिल जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि गिवन फंक्शन मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं भैया, ऐसे मैथमेटिकली चेक करेंगे तो क्लास 12th में चेक करते थे ना, कितना दिक्कत होगा चेक करने में। तो ग्राफिकली मेथड आते हैं। कौन सा मेथड होता है, ग्राफिकली। ग्राफ की मदद से पहचानना बड़ा आसान है कि कोई फंक्शन वन वन है नहीं है, ऑन टू है नहीं है, बहुत आसान है। इसमें बस कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको ग्राफ की पकड़ होनी चाहिए। किस किस का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, आपको मॉड एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। आपको मॉड एक्स का सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। y बराबर एक्स, ये y बराबर सारे लिख रहा हूँ, तो y बराबर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। उसी तरीके से अगर आप x में कुछ प्लस माइनस करते हैं तो ग्राफ अपनी पोजीशन ऊपर नीचे या दाएं बाएं बदलता है, ठीक है।
उसके अलावा y बराबर में एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। y बराबर में एक्स क्यूब, दिस इज कॉल्ड लाइक दिस, ठीक है। एंड y बराबर है मॉडुलस ऑफ x, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। y बराबर में अगर मेरे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करके मेरा क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसके अलावा और कोई फंक्शंस है, जैसे कि y बराबर मेरे पास सिग्नम फंक्शन है विच इज़ मॉडुलस ऑफ x अपॉन में x, या फिर x अपॉन में मॉडुलस ऑफ x। अच्छा, जब तक सिग्नम फंक्शन बोला ना जाए तो इसको अलग अलग ट्रीट करा जाता है। अगर सिग्नम फंक्शन बोला जा रहा है तो इसका ग्राफ अलग होता है, मतलब एक वैल्यू अलग हो जाती है। अगर सिग्नम फंक्शन नहीं बोला जा रहा है लेकिन ऐसी इक्वेशन दी है तो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भैया, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, तो एक्चुअल में जीरो पे आंसर नहीं मिलता। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ओपन ब्रैकेट लगा के आगे जाता हूँ और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा के इधर जाता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और जीरो पे मेरे को कोई आंसर नहीं मिला। दिस इज फॉर नॉर्मल फंक्शन अगर दिया गया, लेकिन बोल दिया गया सिग्नम फंक्शन है तो हम मान के चलते कि नहीं, जीरो पे जीरो वैल्यू देगा। सिग्नम फंक्शन ऐसा कहता है, ठीक है। अभी क्यों ट्रू है, कैसे ट्रू है, वो कभी बाद में समझना जब आप 12th में थे, या अभी 12 पास आउट कर जाओगे, कॉलेज में जाओगे, अच्छे से आप समझना, ठीक है। फिलहाल आप बस ये समझो कि सिग्नम फंक्शन में जीरो इंक्लूड होता है, ठीक है, और नॉर्मल फंक्शन में जीरो इंक्लूड नहीं होता। दिस इज 1, दिस इज -1। उसके अलावा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबके ग्राफ पता होना चाहिए, लॉग का ग्राफ पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। सारे ग्राफ, अगर आपको ग्राफ का अलग से सेशन चाहिए कि भैया ग्राफ बिल्कुल समझ नहीं आता, ग्राफ कब मूव करता है, कब ऊपर नीचे होता है, इसके बाहर कुछ कर रहे हो कि इस चीज़ का ग्राफ भैया कैसे बनेगा x+1, या फिर भैया इस चीज़ का ग्राफ कैसे बनेगा +1, हम देख के कैसे ग्राफ बना दे, अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो मेरे को बता दें, सीधे नीचे ग्राफ लिख देना, मैं आपको ग्राफ का सेशन पढ़ा दूँगा। फिलहाल के लिए आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो और मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। कोई सा, चलो। अब ग्राफिकल मेथड क्यों आसान है, क्योंकि ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। अगर मेरे को याद हुआ, मेरे को इक्वेशंस पता है, तुरंत लिया मैंने ग्राफ बना दिया। इस इक्वेशंस में ध्यान से देखो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो y बराबर मेरे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ये सबसे हाईएस्ट पावर वाला है, तो मैं इसको कंसिडर करके एक ग्राफ बनाता हूँ और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। दिस इज कॉल्ड पैराबोला का आपके सामने ग्राफ बन गया। अब चेक करा जाए 1 1 ऑन 2। अब कैसे चेक करा जाए, देखो ध्यान से, ये आपके सामने एक्स एक्सिस होता है, ये आपके सामने वाई एक्सिस होता है। हम ये कहते हैं कि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे वो ऊपर ड्रॉ करो चाहे नीचे ड्रॉ करो, जहाँ पे भी वो ग्राफ बन रहा है, ठीक है। हमने लाइन ड्रॉ करी, ठीक। चलो, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि इस लाइन ने उस ग्राफ को कितनी जगह कट करा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके पहले एक लाइन ड्रॉ करी, तो मैंने कहा इस लाइन ने इस ग्राफ को 2 जगह कट करा है, ठीक है। 1 1 ऐसा, अब इससे क्या आइडिया लगता है, इससे यही आइडिया लगता है कि अगर ये 1 है तो x के 1 सिपाही ने y के 1 सिपाही को मारा, x के -1 सिपाही ने y के 1 सिपाही को मारा, तो 1 1 की कंडीशन किधर चली गई। 1 1 तो कहता है कि जिसको तीर लग रहा है उसको मारने के लिए कोई एक ही आदमी मार सकता है। आ रहा है बस समझ में? तो कंडीशन यही है कि अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल को लाइन ड्रॉ करता हूं और वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली मैनी 1 हो जाता है। तो ये मेरे पास 1 1 नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, 1 1 एकदम दिमाग में क्लियर हो गया। जहाँ पे भी ग्राफ बन रहा है उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और चेक करो ग्राफ को वो कट कर रहा है कितनी जगह। जैसे कि अगर भैया y बराबर आपके पास मॉडुलस ऑफ x है तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है, लाइक दिस, और इसके पहले ड्रॉ करो 2 जगह कट करा, ये भी नहीं है। लेकिन अगर भैया मैं बोलूँ y बराबर x हो गया तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा। कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, एक ही जगह कट करेगा, एक ही जगह कट कर रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट। दिस इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। y बराबर एक्स क्यूब, दिस इज कॉल्ड भैया 1 1 फंक्शन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ये 1 1 फंक्शन है, बहुत आसान तरीका, ग्राफ पता होगा तुरंत टिक मार दोगे बना के। तो 1 1 नहीं है। अब चेक, अब 1 1 है तो मैनी 1 हो, 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होना चाहिए, 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होना चाहिए। तो मैनी 1 तो दिख भी रहा है कि भैया हमने ड्रॉ करा था, 2 जगह कट करके मैनी 1 हो गया। आगे चेक करते हैं, आगे चलते हैं, ऑन टू की बात करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई मिट जाओ, ठीक है। चलो चलिए, अब ऑन टू क्या कहता है, ठीक है। ऑन टू यही कहता है कि ऑन टू के लिए केस समझ लो
ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। किसी भी चीज़ को आप ऑन टू प्रूफ करते हो तो आप कहते हो कि भैया रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए, रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। अब रेंज बराबर कोडोमेन कहने का मतलब क्या है? कभी आपने सोचा है रेंज बराबर कोडोमेन? तो रेंज बराबर कोडोमेन का ये मतलब ये है कि जितने भी सेट बी के सिपाही थे जिनको जाके तीर लगा है, जिनको जाके तीर लगा है, वो एक्चुअल में उतने ही सिपाही थे उस पूरी सेना में, यानी सेना बची ही नहीं है, सबको जाके तीर लगा है, सबको जाके तीर लगा है। बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं तो आप किसी क्लास में एंटर करे हो, ठीक है, आपकी लड़ाई हुई है और आप इधर से अपने दोस्त लेके आए हो, उधर से वो अपने दोस्त लेके आए हैं, ठीक है, और भले आपके दोस्त ने फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए हर एक बच्चे ने सिर्फ एक चाटा मारा है, सिर्फ एक चाटा मारा है, वो अब वो लगा किसी को भी है, सिर्फ एक चाटा मारा है, ठीक है। अब सवाल ऐसा हुआ है कि सबने एक चाटा मारा है, ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट्स को सबको चाटा लगा है, सबको चाटा लगा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अब हो सकता है आपके पास 100 हो, उनके पास 50 हो, 100 लोग मिलकर एक एक चाटा मारेंगे तो ऑब्वियसली बात है हर एक पर्सन को 2-2 लग सकता है, हर एक पर्सन, किसी को 3 लगेगा तो किसी को एक बच जाएगा। तो एक्चुअल में हमको ये कहना है कि सबको चाटा लगना चाहिए, ऐसा ना हो कि 100 बच्चों ने मिलके 49 बच्चे तक तो चाटा मारा है और डबल मारा है और किसी को 3 मार दिया है ताकि पूरे के पूरे 100 चाटे पूरे हो सके, सब एक बच्चा चाटा मार सके और एक बच्चा खाली रह गया। अगर वो खाली रह गया तो उस केस में हम ये कहेंगे कि वो कोडोमेन में तो है लेकिन रेंज में नहीं है। आ रहा है बात समझ में? तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब कि अगर मैं इसका अपोजिट चेक करने जाऊँ तो हर एक वाई के लिए एक ना एक एग्जिस्ट करना चाहिए, एक ना एक एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी हर पिटने वाले बच्चे के लिए एक ना एक मारने वाला बच्चा होना चाहिए, ठीक है। सो कुछ नहीं करना, आपको हर एक वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत सारी लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत सारी, ठीक है। और याद रखिएगा कि वाई एक्सिस चूज करते समय रेंज पता होनी चाहिए कि कहाँ तक ली गई। अभी रेंज मैंने क्या ली है? इंटीजर, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में जा रहा हूँ। रियल नंबर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ने लिख दिया होता है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, इधर सिर्फ पॉजिटिव ऑफ जेड, ठीक है। तो उस केस में मैं नीचे ड्रॉ नहीं करता, सिर्फ ऊपर ड्रॉ करता। क्लियर हो रहा है? सिर्फ ऊपर ड्रॉ करता क्योंकि नीचे की तो बात ही नहीं हो रही है, नीचे की तो बात ही नहीं हो रही है। आए 50 लोग हैं, आप 100 को क्यों कंसिडर कर रहे हो? अरे बस समझ में, ठीक है। तो बस इतना सा समझो। अब जब भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, चाहे ऊपर करूँ चाहे नीचे करूँ क्योंकि अभी दोनों तरफ है, तो ये वो हिस्सा है जहाँ पे बच्चे पिटे नहीं हैं। बेसिक लैंग्वेज में आपको समझा है। तो कुछ ऐसे बच्चे रह गए जिनको कुछ नहीं हुआ, जो साइड में खड़े रहे, आए दूसरे की तरफ से लेकिन वो खड़े रहे, आपने उनको हाथ तक नहीं लगा। तो यही कहने का मतलब ये कि अगर मैं वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। एक पॉइंट पे तो कम से कम कट करनी चाहिए। अगर एक पॉइंट पे कट करेगी तभी हम ये कह सकते हैं कि हर एक बच्चा जो दूसरी तरफ से आया था उसको चाटा आपने मारा, ठीक है, आपकी टीम ने मारा, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया। सो आपकी लैंग्वेज मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो यही आप समझने की कोशिश करिए। अब नीचे वाले हिस्से को देख लीजिए, बच गया। तो रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है, क्योंकि रेंज क्या कह रही है? रेंज बस इतना कह रही है कि मैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक हूँ, लेकिन कोडोमेन ऐसा कह रहा है कि मैं एक्चुअल में मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए ग्राफ के मेथड से। एक्चुअल में ये कह रहा हूँ कि मैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हूँ, तो बराबर ही नहीं हुआ, ये तो सबसेट हो गया। हाँ, हालांकि अगर कोडोमेन पहले से कह देता कि मैं पॉजिटिव हूँ और 0 से ही हूँ तो हम ऐसा मानते, तब रेंज बराबर कोडोमेन, तब ये ऑन टू हो जाता। क्लियर? तो गिवन फंक्शन मेरे लिए ऑन टू भी नहीं है। अब मैनी वन है कि नहीं है? मैनी वन समझते हो? मैनी वन है कि नहीं है? तो मैनी वन चेक करने के लिए हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने f(1) रख के देखा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, f(1) रख के देख रहा हूँ तो कितना मिल रहा है मेरे को? 2 मिल रहा है। उसी तरीके से (-1) रख के देखता हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है? विच इज़ (-1) का स्क्वायर एंड (-1) विच इज़ (-1) विच इज़ 0 एंड 1 माइनस ऑफ 1 विच इज़ 0। तो हर बार आप ये देखो, ध्यान से देखो इसको, किसी भी 2 वैल्यू आप कुछ भी रख के देख लो। आप इसमें 3 रखोगे, ठीक है, 3 रख के देख लो तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और उसमें 3 जोड़ोगे तो 9, 10, 11, 12, ठीक है। -3 रख के देख लो,
-3 जैसे यहाँ रख के देखोगे तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, लेकिन उसमें से -3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गए तो आपके लिए 6 हो जाएगा। तो हर बार आपको देखना पड़ रहा है कि इस x की वजह से ये फंक्शन सेम वैल्यू नहीं दे रहा। अगर ये x नहीं होता तो रख के देख लो, 3 के लिए भी 9 वैल्यू आएगा, -3 के लिए भी 9 वैल्यू आएगा, तो मैनी 1 हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन मेरे लिए मैनी 1 भी नहीं है, तो गिवन फंक्शन इज नन ऑफ दिस। अरे क्लियर हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलो, इसको नोट कर लो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि लेट ए 1 2 3 एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, देन द नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग द ऑर्डर 1, 2, दिस इज नॉट अ एलिमेंट कंटेनिंग 1, 2, 1, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2, ओके ठीक है। देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1, 2 है या नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 2 है, इस ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, आई थिंक मैंने क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं है। चलो क्या है ये, एक्चुअल में शायद लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपको समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के बहुत तरीके होते हैं, आपको पता है 3 तरीके के रिलेशन से। देखो नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको निकालना है, सिर्फ नॉर्मल रिलेशंस की बात करी गई है, तो आप याद रखो हमेशा 2 की पावर PQ होता है। 2 की पावर PQ ले लो, कहीं पे 2 की पावर MN लेते हैं, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, दिस इज द सबसेट ऑफ द A क्रॉस B, ठीक है। और सबसेट आपको पता है कैसे लिखा जाता है, ठीक है, विच इज 2 की पावर N होता है, एंड N इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो अगर इसके अंदर N एलिमेंट है, इसके अंदर M एलिमेंट है, तो तुमको पता है जो A क्रॉस B बनेगा, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो N इंटू M बनेगा। तो N इंटू M इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब इसका जो सबसेट होगा उसको हम कहते हैं 2 की पावर NM, और 2 की पावर NM को ही हम रिलेशंस कहते हैं एक इन लैंग्वेज देखा जाए। तो यहाँ से देखोगे तो रिलेशन होगा, यहाँ से देखोगे तो सबसेट होगा, तो एक ही फॉर्मूला होता है। बस फर्क ये होता है कि इसका जो सबसेट होगा वो 2 की पावर N, इसका जो सबसेट होगा 2 की पावर N, लेकिन जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का सबसेट है, इसलिए उसकी पावर 2 की पावर N इंटू M। क्लियर। चलो इसको हटा दूँ मैं और यहाँ पे आते हैं। तो दिस इज नॉर्मल फंक्शन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला याद कर लो। अगर सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट हैव्स द n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 की पावर n ब्रैकेट में n-1। इसको दूसरी भाषा में लिखते समय 2 की पावर n स्क्वायर माइनस ऑफ n लिखते हैं। इफ नंबर ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक पूछा जाए तो 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 की पावर n स्क्वायर माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 कहा जाता है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कौन से रिलेशन से? इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन आ जाता है। चलो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन आता है तो भैया फॉर्मूला क्या है? ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन का फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग है, तो फॉर्मूला मत याद करो, मैं कुछ नंबर्स बताता हूँ वो याद कर लो। अगर एक रिलेशन है जिसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशंस के अंदर कितने एलिमेंट है उससे डिपेंड करता है। अब दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर पेयर, तो ये ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, एक, नॉट इसको आप दो अलग अलग मत समझ लेना, ये उस रिलेशन का एलिमेंट। और याद रखिएगा रिलेशंस में ऑर्डर पेयर ही हो सकता है, सिंगल एलिमेंट कभी रिलेशन बनाता ही नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आते हैं, अगर उस सेट के अंदर एक ऑर्डर पेयर है या एक एलिमेंट है तो उसके लिए इक्विवेलेंस रिलेशंस 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 5 होगी, 4 है तो 15 और 5 है तो आई थिंक 52 या 52 एंड 6 होगी तो 204। ये एक बार 2 चेक कर लेना, ठीक है। मैं गलत नहीं देखना चाहता तो एक बार बस सर्च कर लेना कि 5 के लिए कितना है और 6 के लिए कितना है। अगर ठीक होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा हाँ ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, अब एक सेट है जिसके अंदर देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग, एक ऐसी रिलेशन है जिसके अंदर ये ऑर्डर पेयर है, सिर्फ ये ऑर्डर पेयर है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 के लिए 1 होगी, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है इफ A हैज 1 2 3 3 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एज सच क्या है? अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट 1 2 3 और उसके अंदर वो सब छीट दो, उससे एक रिलेशन बनाई है मैंने, तो एक्चुअल में A और A के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। अब रिलेशन बनी है,
अब रिलेशन जो है साइमेट्रिक है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अब बोला गया है एक ऐसी रिलेशन आप बनाओ, मतलब एक रिलेशन जो बन रही है ए टू ए तक की, कुछ ऐसे बनाओ कि रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ऐसे करके आप कितने अलग अलग तरीके के रिलेशन बना सकते हो जो एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव होगी, साइमेट्रिक होगी, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगी, और उसके अंदर ये ऑर्डर पेयर होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है। सो हमको ये बताना है कि अब हम वन बना सकते हैं, 2 रिलेशन बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं। चलो बनाते हैं। ठीक है, आई होप इसको मिटा देते हैं। ये नोट कर लेना, बहुत काम का था, बैक करके वीडियो को। ठीक है, चलो। और यही सारी चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ाई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और दिस इज द सेट, इसकी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो भैया उसके अंदर R1 नाम देते हैं, 1 1 2 2 और 3 3 तो होगा ही होगा, तभी तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। साइमेट्रिक चेक करो, साइमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर A, B है तो B, A होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन ये बोला है कि एक रिलेशन ऐसी है जो 1, 2 कंटेन करती है, मतलब अपने अंदर रखती है। तो अगर 1, 2 उसके अंदर है और वो रिफ्लेक्सिव है तो 2, 1 हमको ऑटोमेटिकली डालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं 1, 3 भी रखती है। अगर 1, 3 रखती है तो भैया 3, 1 भी हमें ऑटोमेटिकली डालना पड़ेगा। ठीक है, सो हमने एक ऐसी रिलेशन बनाई जो रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, और जिसके अंदर 1, 2 और 1, 3 ऑर्डर पेयर भी है, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसके अलावा आगे कुछ और बन सकती है, कुछ भी ऐसा मैं कर सकता हूँ, सोचो ज़रा, कुछ भी मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे अपनी मर्जी से। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को इसको ट्रांजिटिव बनाना है, अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है, कैसे नहीं है चेक करते हैं। वह 1, 2 है, ये इनको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होते हैं। वह 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 है, ट्रांजिटिव है, पहला ऑर्डर पेयर। 1, 3 है, 3, 1 है तो 1, 1 पहला ऑर्डर, 2 ऑर्डर पेयर है मेरे पास, क्या हो गए, ट्रांजिटिव हो गए। एक भी नहीं हुआ तो मेरे लिए ट्रांजिटिव नहीं है, चेक करके देखो। सो अब ध्यान से देखो, मेरे पास 2, 1 है विच इज़ बिलोंग्स टू दी R, एंड मेरे पास 1, 3 है विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू दी R, बट 2, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दी R। वो मेरे में R से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 2, 3 इकलौता है, मतलब 2, 3 मेरा R से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए सिर्फ अगर मैं अपनी मर्जी से मैं यहाँ कुछ ऐड करता हूँ, 2, 3 मान लो ऐड कर दे, तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। अगर मैंने अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे ऐड कर दिया, बचे ही कितने, 1, 2, 3 में से। अब अगर मैंने 1, 2 डाल रखा है, 1, 3 डाल रखा है, ठीक है, तो बचा 2, 3 बचा। देखो ध्यान से, अगर मैंने 1, 2 डाल रखा है, 1, 3 डाल रखा है, तो सिर्फ 2, 3 बचा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2, 1 भी डाल चुका हूँ, और क्या नाम है 3, 1 भी डाल चुका हूँ, तो सिर्फ 1, 2, 3 बचा है। अगर मैंने ये अपनी मर्जी से डाल दिया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ नहीं करना। तो इसी तरीके से मैं सिर्फ एक ही रिलेशन बना सकता हूँ, जो है ये, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। हाँ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होते तो ये मैं और भी रिलेशन बना सकता था, लेकिन जैसे ही मैं एक डाल दूंगा वो ट्रांजिटिव अपने आप हो जाएगा। तो सिर्फ मैं एक ही तरीके की रिलेशन बना सकता हूँ, दिस इज 1। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन COT के अंदर आया हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम the set 1, 2, 3 ... n numbers of element in itself, then this is, then these are the options। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ऑन टू फंक्शंस। तो भैया अब आपने नंबर ऑफ रिलेशंस लिखवाए थे, तो नंबर ऑफ फंक्शंस भी लिखवा दो। चलो भाई, आपके लिए नंबर ऑफ फंक्शंस लिखवा देते हैं। ठीक है, अब बारी आती है आपके लिए नंबर ऑफ फंक्शंस की। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने, अगर मेरे पास नॉर्मल फंक्शन है तो मैं बेसिकली इसको n की पावर m लिखता हूँ। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस n टू दिस n, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। m कहने का मतलब ये है कि सेट A का मेरे पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और सेट B में मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हमेशा n की पावर m जाएगा, n की पावर हमेशा m जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आते हैं 1 फंक्शन पे। 1 फंक्शन, ठीक है, 1 फंक्शन की एक खास बात ये सोचो, एक एलिमेंट एक ही इमेज बना सकता है वहाँ पे।
अगर यहाँ पे 10 लोग हैं और वो फंक्शन है तो 10 के 10 तीर चला रहे होंगे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कि सब लोग तीर चलाने चाहिए, ठीक है। लेकिन इधर 8 हैं तो 10 लोग मिलकर 8 लोगों को मारेंगे तो साफ पता चल रहा है कि कोई ना कोई 2 ऐसे होंगे जिनको 2 तीर लगा होगा। तो दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 की एक कंडीशन आ गई कि कंडीशन तो मैं लिखना ही भूल गया, ठीक है। तो कंडीशन 1 1 की कंडीशन ये है कि हमेशा जो n होगा वो m से बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता। अगर छोटा हुआ, अगर भैया n जो है m से छोटा हो गया तो उस केस में नंबर ऑफ फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 ही नहीं रहा तो नंबर ऑफ निकालने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। आ रहा है बस हमें। इस केस में हम इसको लिखते हैं npm, ठीक है। दिस इज कॉल्ड परमेंटेशन लिखते समय n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस ऑफ m फैक्टोरियल ही लिखा जाता है। अब ऑन टू फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, तो ध्यान से देखो। ऑन टू फंक्शन में आपको पता है कि आपको प्री इमेज चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्री इमेज चेक करना पड़ता है। यानी सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, अगर सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर वो ज़्यादा हो जाए, सोच के चलो, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n का केस ले लो एंड m इज़ लेस देन n इक्वल्स टू दी n, यानी n बड़ा हो जाए। अब सोच के देखो, अगर सेट b में n बड़ा हो जाए, सेट b में n बड़ा हो जाए और सेट a में n छोटे हैं, मान लो इधर 10 लोग हैं और इधर 50 लोग हैं। फंक्शन यही कहता है कि 10 लोग मिलकर 10 ही तीर चला सकते हैं। अब वो 10 तीर किसी 10 ही बंदों को लगेगी, 50 को तो नहीं लगेगी। तो सोच के चलो, अगर इधर 50 है, ठीक है, और इधर सिर्फ 10 ही है, तो बाकी 40 का क्या होगा? बाकी 40 की तो प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो आपका ऑन टू नहीं है, तो वो आपका इन टू हो जाएगा। बेसिक सी चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, इफ़ आपका जो m, अगर मेरा n जो है, अगर मेरा जो n है, जो मेरा n है वो m से बड़ा हो जाता है, अगर जो मेरा n है यानी तीर खाने वाले लोग ज़्यादा हैं लेकिन मारने वाले कम हैं, उस केस में फंक्शन मेरे लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगा। इसी पे क्वेश्चन आता है, इस पे नहीं आता। अब इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा ट्रिकी सा फॉर्मूला वो मैं लिखवाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी वो ट्रिकी वाला फॉर्मूला लिखवाना। अब खुद सोचो, मैं कुछ समझा देता हूँ, बस वो याद रखो। अगर m बराबर 2 है, अगर n बराबर 2 है यानी सेट b के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इधर सिर्फ 2 ही हैं, a b ले लो, और इधर n है, इधर m नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, यहीं से क्वेश्चन आता है 2 की पावर m माइनस ऑफ 2। दिस इज कॉल्ड फार्मूला, इसको याद कर लो। ये एग्जैक्ट 2 के लिए आता है, एग्जामिनर 2 के लिए ही पूछ रहा है CUT UG में। अगर मान लो गलती से यहाँ से चले जाए, इसने बोला कि m के अंदर क्या नाम है, m के अंदर भी n एलिमेंट है और n के अंदर भी m एलिमेंट है, क्योंकि इसी में आ रही है ना सेट a टू सेट a की फंक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? तो एक लौता इस केस में आप याद रखो n फैक्टोरियल। क्या याद रखोगे? n फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे m होता तो m फैक्टोरियल। डोंट रिलेट विद दिस n टू दिस n। बेसिकली अगर हम इसको n हटाते, इसको m कर देते, तो हम ये कहते हैं कि ये मेरे लिए m फैक्टोरियल होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ऑप्शंस मैच करने के लिए इसलिए मैं इसको n लिख रहा हूँ। आ रहा है बस समझ में? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। बस ये 3 याद करो। ऑन टू फंक्शन में ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शंस कंडीशन यही है कि m बराबर n होना चाहिए, तभी बाइजेक्टिव एग्जिस्ट करता है। दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट होने चाहिए, तभी बाइजेक्टिव एग्जिस्ट करेगा। आंसर क्या है? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कह लो, m फैक्टोरियल को लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर 5 है, इधर 5 है। 5 का फैक्टोरियल निकाल लो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, आपका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस आ जाए। ठीक है, हाल फिलहाल में इस वीडियो में बहुत बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए मैंने। टाइप ऑफ फंक्शंस क्लियर कर दिए, ठीक है, कितने तरीके के टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्लियर कर दिए, नंबर ऑफ फंक्शंस क्लियर कर दिए, नंबर ऑफ रिलेशंस क्लियर कर दिए, ठीक है। ग्राफिकल्स मेथड बचा है, ग्राफिकल मेथड भी कुछ क्लियर मैंने आपको कर दिया। डिटेल में जानना तो ज़रूर पूछेगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इसे 6 क्वेश्चन पे रोक रहा हूँ। क्यों 6 क्वेश्चन पे रोक रहा हूँ? पेन टैप पे कराएंगे तो जल्दी होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आपको ये छोटी वीडियो देने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पेन टॉप में ऑलरेडी PPTs बन रखी है, मैं वहाँ से आगे कराऊंगा। तो आई होप ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इसी 6 क्वेश्चन के बेसिस पे आगे 50 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे इतना ही कॉन्सेप्ट है जितना मैंने पढ़ा है। कुछ 1-2 बचा होगा तो वो आगे सिखा दूँगा, ठीक है। मोस्ट ऑफली मैंने 95% आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे नहीं एग्जाम में, मतलब इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए।
कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिए। एक लास्ट वीडियो आएगी, वो लंबी आएगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 44 क्वेश्चंस एक वीडियो में, वो लंबी होगा, लेकिन मैं फाइनल उसको कल अपलोड कर दूंगा। आज इस वीडियो को पूरा देखो, कोई डाउट बचता है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। व्हाट्सअप चैनल मैंने आपके लिए बना दिया है, तो वहाँ पे ये इसकी नोट्स मिल जाएगी, कहीं आपको मोबाइल में भटकना नहीं पड़े। कुछ मेरे से पूछना है, हमसे मतलब कनेक्ट होना है, किसी भी चीज़ से डाउट है, यूनिवर्सिटी, कोर्स, तब पढ़ाई, ठीक है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से कुछ भी मैसेज कर लो मेरे को, मैं उसको तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार आ रहा है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। 30 दिन बचे, अच्छे से तैयारी करोगे, इधर उधर भटकोगे दिक्कत देगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी पर्सन से ऐसे पढ़ रहे हैं जो एक्चुअल में सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर करा रहा है, बहुत आसान है, आपको लग भी रहा है कि वाह क्वेश्चन तो बन जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। बाय द एक्सपीरियंस, फिजिक्स केमिस्ट्री के अच्छे टीचर्स हैं, मैं आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप मान के चलिए कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो इक्विवेलेंट है वो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स जो एक लंबे टाइम से किसी प्लेटफॉर्म पे 5,000 10,000 इतने महंगे महंगे कोर्स में पढ़ा रहे हैं, काफ़ी है, मच बेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं हम। वहाँ पे टीचर से पढ़ाता है, पीपीटीज बना के कोई और लेके आता है, कोई कंपनी पीपीटी बनाती है, इनको देती है और ये आपको लाके पढ़ा देते हैं, इनमें कोई रिसर्च करना। हम एज ए टीचर्स खुद क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चंस को पिक करना, 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन निकालना, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर करिएगा और पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो। कोई डाउट आता है ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है। जय हिंद।